आई एम डॉक्टर ए.पी. सिंह, प्रिंसिपल प्रयाग विधि महाविद्यालय मवैया नैनी प्रयागराज। बच्चों, आज का व्याख्यान जो है हिंदू लॉ के एक टॉपिक पर मैंने कहा था कि इसको पढ़ाऊँगा, वो है शून्य और शून्यकरणीय विवाह। तो मैंने वैध विवाह की आवश्यक शर्तों का उल्लेख किया था, बताया था। धारा 5 है हिंदू विवाह अधिनियम की, और मैंने बताया था कि विवाह के संपन्न होने के लिए सेरेमनी भी जरूरी है। धारा 7 मैंने बताया था, धारा 8 बताया था, धारा 9-10 जुडिशियल सेपरेशन, कंजुगल रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, सेक्शन 9 ये भी मैंने बताया था। आज मैं बताने चल रहा हूँ उसी के कंटिन्यूएशन में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, धारा 11 और धारा 12। धारा 11 जो है शून्य विवाह से सरोकार रखती है, वाइड मैरिज, और धारा 12 जो है हिंदू विवाह अधिनियम की शून्यकरणीय विवाह, जिसको वाइडेबल मैरिज कहते हैं। शून्यकरणीय विवाह, जैसे शून्यकरणीय संविदा वहाँ पर होती है, तो शून्यकरणीय विवाह के विषय में उल्लेख किया गया है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 में। मैं बता दूं कि विवाह कब शून्य होता है, कब शून्यकरणीय होता है, ये पहले आप लोग जान जाइए। देखिए, ये विवाह के प्रकार नहीं है, विवाह तो एक ही होता है जिसको परफेक्टली वैलिड मैरिज कहते हैं। और विधिमान्य विवाह परफेक्टली वैलिड मैरिज क्या है? जो धारा 5 में उल्लिखित सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करके संपन्न होता है। यदि विवाह के संपन्न करते समय कोई ऐसी त्रुटि हो जाए, फंडामेंटल मिस्टेक हो जाए, जिसको कहेंगे एब्सोल्यूट बार, जिसको बाद में रेक्टिफाई न किया जा सके, तो विवाह शून्य हो जाता है। और शून्य विवाह मानो विवाह हुआ ही नहीं है। इट इज नॉट ओनली वाइड, इट इज वाइड एब इनिशियो। वाइड एब इनिशियो मतलब वाइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इसका कोई लीगल इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंस इनकर नहीं करता। लेकिन यदि त्रुटि ऐसी है जो ज़्यादा गंभीर नहीं है, अवबाधा पूर्ण नहीं है, बल्कि क्वालिफाइड है, एक तो एब्सोल्यूट बार हो गया जिसका उल्लंघन करके विवाह किया जाता है तो विवाह शून्य होता है हर स्थिति में। एक होता है क्वालिफाइड बार, मतलब आपेक्षिक अवबाधा, हिंदी में यदि कहेंगे, हिंदी लॉ की बड़ी ही टिपिकल है। आपेक्षिक अवबाधा मतलब क्वालिफाइड बार का यदि उल्लंघन करके विवाह होता है, जब त्रुटि गंभीर नहीं होती है, तो वहां विवाह क्या होता है? शून्यकरणीय विवाह होता है। विवाह शून्य कब होता है, शून्यकरणीय कब होता है, ये पहले जान जाइए। तो पहले सर्वप्रथम मैं आपको शून्य विवाह के विषय में बताने चल रहा हूँ। शून्य विवाह क्या है? जो धारा 11 का उल्लंघन करके विवाह किया गया हो। धारा 11 में उन स्थितियों का उल्लेख किया गया है जब विवाह, हिंदुओं में विवाह शून्य हो जाता है। उसमें बताया गया है, देखिए कुछ ग्राउंड तो धारा 5 में ही शर्तें जो उल्लिखित हैं। उसमें पहली शर्त ये है, आप लोगों को रिमाइंड में करा रहा हूँ, कि विवाह के समय कोई जीवित पति पत्नी नहीं होनी चाहिए पक्षकार के। जो विवाह के पक्षकार है उनका कोई जीवित पति पत्नी न हो। इसका उल्लंघन करके यदि विवाह किया जाता है तो विवाह क्या होता है? शून्य होता है। तो पहली कंडीशन तो धारा 11 में ये बताई गई है कि विवाह के समय यदि किसी का जीवित पति पत्नी है, तो यदि विवाह संपन्न होता है तो ऐसा विवाह शून्य विवाह होता है। दूसरी स्थिति यह है कि यदि सपिंड नातेदारी संबंध में विवाह किया जाए तो भी उसका क्या होता है इफेक्ट? वो भी शून्य होता है धारा 11 में। नेक्स्ट कंडीशन शून्य होने की है कि यदि वो प्रसिद्ध नातेदारी सीमा के अंतर्गत आते हो पक्षकारगण, उनके बीच विवाह हो जाए तो भी विवाह शून्य होता है। धारा 5 के क्लाज 4 में, क्लास फर्स्ट है जीवित पति पत्नी वाला क्लास हमारे समझ से। तीसरा है आपका सपिंड नातेदारी संबंध का, भी विवाह शून्य होता है। चौथा है यदि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में विवाह होता है वो भी शून्य होता है। इसके अलावा और 2 स्थितियां हैं जब विवाह शून्य होता है। पहला तो है, देखिए, विवाह के संपन्न होते समय अनुष्ठानों का होना जरूरी है, जैसा धारा 7 में उल्लिखित है। हालांकि ये अनुष्ठान कस्टमरी नेचर हो सकते हैं, लेकिन अनुष्ठानों का होना जरूरी है।
यदि अनुष्ठान के संपन्न किए बिना विवाह किया जाता है तो वो भी विवाह धारा 11 में शून्य होता है। लास्ट कंडीशन ये है कि धारा 15 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 15 का उल्लंघन करके यदि विवाह किया जाता है तो भी शून्य होता है। एक्चुअली धारा 15 जो है पुनर्विवाह के विषय में प्रावधान करती है कि कब जैसे आपस में तलाक हो गया तो कब वो पुनर्विवाह फिर से विवाह कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया है तो मान लीजिए उसके बाद खिलाफ अपील का प्रावधान हो तो एक लिमिटेशन पीरियड होता है। अपील न की गई हो या अपील कर दी गई हो या अपील खारिज हो गई हो, तमाम स्थितियां हैं धारा 15 में बताई गई हैं। वो डिटेलिंग की चीज़ है, वो आप लोग पढ़िएगा। धारा 15 का उल्लंघन करके भी यदि विवाह किया जाता है तो भी शून्य होता है। ये सारी स्थितियां मैंने बता दी जब विवाह धारा 11 के अंतर्गत शून्य होता है। और शून्य विवाह के विषय में बता दूं कि शून्य विवाह कोई विवाह होता ही नहीं है, मानो विवाह हुआ ही नहीं है। ये शून्य ही नहीं होता है, प्रारंभ से ही शून्य होता है। इट इज नॉट ओनली वाइड, इट इज वाइड एब इनिशियो। लैटिन है, देखिए वाइड एब इनिशियो मतलब वाइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड नो लीगल इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस विल इनकर इन दिस रिगार्ड। इसका कोई भी विधिक परिणाम नहीं सामने आवेगा। उनका स्टेटस पति पत्नी का नहीं होगा। यदि उसमें से कोई मरता है तो म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस उनके बीच नहीं होगा। उत्तराधिकार, आपसी उत्तराधिकार नहीं होगा। और जो संतानें पैदा होंगी वो अवैध मानी जाएंगी। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने चल रहा हूँ। हालांकि ऐसे मान लीजिए प्राइवेटेड रिलेशनशिप में विवाह हो जाता है, जो विवाह होगा तो शून्य होगा, जो संतानें होंगी अवैध होंगी। लेकिन हमारे पार्लियामेंट ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, दया के आधार पर, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 में ऐसे संतानों को कुछ हद तक औरस्ता प्रदान की है, लेजिटिमेसी प्रदान की है और कह दिया है कि ऐसी जो संतानें हैं वो अपने माता पिता की संपत्ति में हालांकि उत्तराधिकारी होंगी, लेकिन अन्य हिंदू रिश्तेदारों की संपत्ति में उत्तराधिकारी नहीं होगी। तो इस संदर्भ में धारा 16 बहुत ही मार्के की है, जो कि दया के आधार पर ऐसी उत्पन्न संतानों को कुछ हद तक औरस्ता प्रदान करती हैं और उनको उनके माता पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी मानती हैं, हकदार बनाती हैं। ठीक है, ये हो गया शून्य विवाह। दूसरा है शून्यकरणीय विवाह। वाइडेबल मैरिज के विषय में मैं बता दूं, इसका उल्लेख धारा 12 में किया गया है और धारा 12 में उन स्थितियों का उल्लेख किया गया है जब विवाह शून्यकरणीय होता है। तो उसमें पहली चीज ये है कि यदि प्रत्यर्थी की नपुंसकता के चलते विवाहोत्तर संभोग न हो पावे। ये विवाह का एक ही नेचुरल इंसिडेंट ये होता है कि विवाह के बाद पति पत्नी के बीच म्यूचुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो। यदि मान लीजिए प्रत्यर्थी की इम्पोर्टेंसी की वजह से, नपुंसकता के वजह से ये आवश्यक चीज न हो पावे तो वो उस आधार पर अगला पक्षकार विवाह को यदि चाहे तो न्यायालय के जरिए शून्य ठहरा दे। शून्यकरणीय विवाह यही होता है। तो प्रत्यर्थी की नपुंसकता पहला ग्राउंड। दूसरा, प्रत्यर्थी का विवाह के समय मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की वजह से सहमति देने में असमर्थ होना। यदि विवाह के संपन्न होते समय वो मानसिक रूप से इतना अस्वस्थ हो कि अपनी सहमति न दे सके तो ऐसा विवाह शून्यकरणीय होता है धारा 12 में। या मान लीजिए प्रत्यर्थी सहमति देने में के लिए तो सक्षम है, लेकिन उसकी मानसिक विकृति इस हद तक है, इस हद दर्जे की है मानसिक विकृतता कि वो विवाह के इम्प्लीकेशन को ही ना समझ पावे, संतानोत्पत्ति कैसे होती है ये चीज ना समझ पावे, विवाह का आवश्यक इम्प्लीकेशन क्या होता है इसको ना समझ सके, तब भी विवाह शून्यकरणीय होता है। या प्रत्यर्थी को मिर्गी का दौरा पड़ता हो कभी कभी, तो यह याची के लिए जो है विवाह को शून्य ठहराने का आधार बनेगा। या प्रत्यर्थी पत्नी का विवाह के समय गर्भवती होना,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रत्यर्थी पत्नी का विवाह के समय गर्भवती होना, और गर्भवती वो याची से न हुई हो, याची के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से गर्भवती हुई हो, और यह तथ्य याची के संज्ञान में न हो विवाह के समय। मतलब याची पति ये न जान, जो पति होने जा रहा हो न जान रहा हो कि उसकी पत्नी गर्भवती है किसी और से। अब विवाह के बाद जब ये तथ्य प्रकाश में आया, उसके बाद उस याची पत्नी ने उसके प्रत्यर्थी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स न किया हो, क्योंकि ये माना जाता है कि यह तथ्य संज्ञान में आने के बाद यदि याची पति सेक्सुअल इंटरकोर्स उसके साथ सहवास करता है तो यह माना जाएगा कि उसने पत्नी के गलत कार्यों को क्षमा कर दिया, कंडोन कर दिया। मतलब विवाह के समय पत्नी गर्भवती हो, वो पति अपने पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती हो, यह तथ्य पति की जानकारी में विवाह के समय न रहा हो, और जब यह तथ्य उसकी जानकारी में आया विवाह के उपरांत तो उसने उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स न किया हो, तो ऐसी स्थिति में इस आधार पर वो विवाह को यदि चाहे तो पति शून्य ठहरा सकता है। मतलब विवाह पति के विकल्प पर शून्य करनी होगा। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा ब्रीफ में बता दूं कि शून्य करनी विवाह होता क्या है। शून्य विवाह तो मैंने बता दिया कि कोई विवाह होता ही नहीं है, उनका स्टेटस पति पत्नी का नहीं होता, संतानें अवैध होती हैं हालांकि, लेकिन पार्लियामेंट ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर दया के आधार पर ऐसे उत्पन्न बच्चों को कुछ हद तक वैधानिकता प्रदान और अवस्था प्रदान की है, लेजिटिमेसी प्रदान की है, और कहा है कि वो अपने माता पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी हो सकेंगे। लेकिन शून्य करणी विवाह के विषय में बता दूं फंडामेंटल डिफरेंस, शून्य शब्द जुड़ने से न जाइए। शून्य करणी विवाह सभी प्रयोजनों के लिए एक पूर्णता विद्यमान विवाह होता है, और ये तब तक विद्यमान बना रहता है जब तक कि अगले पक्ष के किसी पक्षकार के विकल्प पर उसको न्यायालय के जरिए शून्य न ठहरा दिया जाए। वो तब तक विद्यमान बना रहता है, उनका स्टेटस पति पत्नी का बना रहता है। यदि उनमें से कोई मर जाए तो जो जीवित होगा सर्वाइविंग मेंबर वो उसका उत्तराधिकारी होगा, उसकी संपत्ति का। जो बच्चे होंगे वो भी लेजिटिमेट इशूज होंगे, वह संतानें कहलाएंगी, अपने माँ बाप की संपत्ति में उत्तराधिकारी होंगी। उनके बीच आपसी सेक्सुअल इंटरकोर्स वैध माना जाएगा, उनसे उत्पन्न संतानें वैध होंगी, उनको म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस होगा। कुल मिलाकर यह विवाह सभी प्रयोजनों के लिए तब तक पूर्णता विद्यमान बना रहता है जब तक कि दोनों में से किसी के एक के विकल्प पर जो पीड़ित पक्षकार है उसको न्यायालय के जरिए शून्य न ठहरा दिया जाए। ये होता है शून्य करणी विवाह। ठीक उसी प्रकार बच्चों जैसा वहाँ पर शून्य करणी संविदा होती है। शून्य करणी संविदा सभी प्रयोजनों के लिए पूर्णता विद्यमान संविदा होती है। ये तब तक विद्यमान बनी रहती है जब तक कि पक्षकार के विकल्प पर न्यायालय के जरिए उसको शून्य न ठहरा दिया जाए। जबकि शून्य विवाह जो है वो शून्य होता है प्रारंभ से ही, न्यायालय के जरिए उसको शून्य ठहराता है यदि पक्षकार, तो इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ सर्टेनिटी। यदि वो न्यायालय के जरिए उसको शून्य न ठहरावे, कोई फॉर्मल कंफर्मेशन न ले, तब पर भी वो विवाह शून्य और प्रभावी ही होगा। यदि वो न्यायालय के जरिए शून्य ठहरा देता है उसको, तो एक सर्टेनिटी और हो जाती है, एक प्रूफ जबरदस्त हो जाता है। यदि वो ऐसा न भी करे तब पर भी विवाह सभी प्रयोजनों के लिए शून्य विवाह ही होगा, उसका कोई लीगल इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंस इनकर नहीं करेगा। बच्चों, इसी के साथ मैं अपना ये आज शून्य और शून्य करणी विवाह पर संक्षिप्त व्याख्यान आज मैं समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट उस पर टॉपिक पर आपको मैं क्रूएल्टी एंड डिजर्शन नहीं पढ़ाऊँगा, क्रूरता और वित्याग मैट्रिमोनियल ऑफेंस के रूप में